Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. आज का टॉपिक है ज़ीरो बेस बजटिंग। ज़ीरो बेस बजटिंग क्या है? आपने नोटिस किया होगा अभी तक हमने जितने न्यूमेरिकल किए बजट वाले, उसमें हमने कुछ पास्ट डेटा को यूज़ करके और उसमें कुछ एड ऑन्स करके या कुछ कट करके एक नया बजट तैयार कर दिया। ठीक है, यह है ट्रेडिशनल बजटिंग। अब ज़ीरो बेस बजटिंग क्या है? इसमें जैसा कि नाम में लिखा हुआ है ज़ीरो बेस, स्टार्टिंग ज़ीरो से करनी है। स्टार्टिंग ज़ीरो से मतलब जो भी एक्सपेंडिचर हम बजट में देने वाले हैं उस एक्सपेंडिचर को हम पास्ट से ना लें कि हमारा लास्ट ईयर में 100 रुपीज़ एक्सपेंडिचर हुआ था पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, तो इस बार भी 100 होगा या 110 होगा। नहीं, उसको हमें फिर से एनालाइज करना पड़ेगा कि कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए या कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है। उसके बेसिस पर हम बजट बनाएंगे। ठीक, ज़ीरो बेस बजटिंग क्या है? जिसमें हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और इसमें प्रीवियस डेटा का सपोर्ट नहीं लिया जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। एज द नेम सजेस्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो और क्लीन स्लेट। हमारे पास बजट बनाने के लिए पुरानी कोई फिगर ही नहीं है। अब हम बजट में जो भी फिगर डालेंगे उसके पीछे हमारे पास प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि ये एक्सपेंडिचर क्यों हो रहा है, इतना क्यों हो रहा है। ठीक, in other words, the new budget is not linked with the figure of previous budgets, but it is prepared on the basis of new estimates, new analysis and latest data. On the basis of new estimates, new analysis and latest data. Thus, zero-based budgeting reviews a program or project from scratch. The budget in this technique is reviewed on assumption that no expenditure is allowed. The manager proposing the project will have to justify the project is essential and the amount proposed for it is reasonable. Manager जो बजट को प्रपोज कर रहा है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर एसेंशियल क्यों है और इतना अमाउंट हमें क्यों चाहिए। ठीक है, no activity or expenditure is allowed simply because it is being allowed or done in the past. एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप हर महीने कुछ पॉकेट मनी लेते हो फादर से, ठीक है, पापा से कुछ पॉकेट मनी लेते हो। आपने कहा अप्रैल 2022 में आपने 5000 रुपीज पापा से लिए थे। अब आपको अप्रैल के एंड में मई का बजट देना है कि पापा मुझे मई में कितने रुपए चाहिए। आपने ट्रेडिशनल बजटिंग की और आपने कहा कि पापा पिछली बार आपने 5000 रुपये दिए थे, इस बार भी 5000 रुपये दे दीजिए। ठीक है, पर पापा ने कहा हम ट्रेडिशनल बजटिंग नहीं करेंगे, हम तो ज़ीरो बेस बजटिंग करेंगे। पापा ने 5000 रुपये देने से मना कर दिया। पापा ने पूछा कि पिछली बार क्या क्या कंपोनेंट थे। पिछली बार आपने कॉलेज की फीस दी थी 3000 रुपीज़, ट्यूशन फीस दी थी 1000 रुपीज़ और आपने अदर एक्सपेंसेस के लिए रुपए लिए थे 1000। ठीक है, अब पापा ने इस बार तो मना कर दिया है ट्रेडिशनल बजटिंग के लिए कि ये पुराने वाली फिगर्स नहीं चलेंगी। अब आपको फिर से बताना पड़ेगा कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर मई में होने वाले हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, इस बार मई के महीने में आपके कॉलेज नहीं है, ट्यूशन भी नहीं है, बचता क्या है, अदर एक्सपेंसेस। आपने कहा चलिए पापा मुझे 1000 रुपीज़ दे दीजिए। पापा ने 1000 रुपीज़ देने से भी मना कर दिया। टिपिकल ज़ीरो बेस बजटिंग कर रहे हैं पापा। क्या कर रहे हैं, पापा ने कहा अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं ये बताओ। ठीक है, और क्या वो एक्सपेंडिचर ज़रूरी हैं, कितने कितने रुपए के हैं और क्या वो एक्सपेंडिचर ज़रूरी हैं, वाई, हाउ मच से ज़्यादा फोकस है, वाई, हाउ मच मीन्स कितना एक्सपेंडिचर,
ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर कितना, इस पर कम फोकस है, ज्यादा फोकस किस पर है, वाई, ये एक्सपेंडिचर करना ही क्यों है। ठीक, समझ में आया। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, पुराना बजट नहीं चलने वाला, नया बजट बनाना पड़ेगा, वो भी फ्रॉम स्क्रैच। ठीक, चलिए फीचर्स पढ़ते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग के क्या है। फीचर्स ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग, टोटली अ फ्रेश कंसिडरेशन। यहां पर पुराना कोई भी फिगर नहीं चलने वाली, पुराना बजट नहीं चलने वाला, सारा जो कैलकुलेशन होगी, सारी जो एनालिसिस होगी, सारे जो एस्टिमेट्स होंगे वो एकदम फ्रेश होंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज जस्टिफिकेशन फॉर एवरी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। हर एक्सपेंडिचर का, जैसे कि अभी इस एग्जांपल में बताया, हर एक्सपेंडिचर का जस्टिफिकेशन देना होगा मैनेजर को। जो बजट को प्रपोज कर रहा है वो मैनेजर को हर एक एक्सपेंडिचर का जस्टिफिकेशन देना होगा कि ये एक्सपेंडिचर क्यों करना है, ठीक, और कितने का करना है। पहले व्हाई, फिर हाउ मच। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जीरो बेस्ड बजटिंग में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जाती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होती है, हम किसी एक्सपेंडिचर पर कितनी कॉस्ट लगा रहे हैं और उससे होने वाले बेनिफिट्स क्या होंगे। अगर हम कॉस्ट लगा रहे हैं ज्यादा और बेनिफिट हो रहे हैं कम, तो ये तो गलत हो गया, गड़बड़ हो गई, है ना। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जाती है हर एक एक्सपेंडिचर के लिए, हर एक प्रपोजल के लिए, उसके बेसिस पर ही बजट पास होता है। क्लियर। लिंक टू कॉर्पोरेट गोल्स। जो भी बजट बनेंगे, जितने भी बजट बनाए जाएंगे जीरो बेस्ड बजटिंग में, वो सारे बजट का ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉर्पोरेट गोल, जो मेन बिजनेस के जो गोल्स हैं उससे मैच करना जरूरी है। ठीक। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल्स। सारे लेवल पर पार्टिसिपेशन चाहिए होता है, सारे एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन चाहिए होता है जब हम जीरो बेस्ड बजट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि पिछली बार का बजट काम में नहीं आएगा। अब हर एक लेवल पे जाके सबसे पूछना पड़ेगा, आप बताओ कितना खर्चा होगा, आप बताओ कितना खर्चा होगा, और नीचे जाना पड़ेगा, आप बताओ कितना खर्चा होगा, फिर वो एक कंबाइंड फिगर आएगी, उसके बाद में उसे बजट में लिखा जाएगा। ठीक है, सबके पीछे प्रॉपर जस्टिफिकेशन होगा, प्रॉपर रीजनिंग होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रोसेस या स्टेप्स इन जीरो बेस्ड बजटिंग। स्टेप्स क्या है जीरो बेस्ड बजटिंग के? फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग द डिसीजन यूनिट्स, मेकिंग डिसीजन पैकेजेस। नेक्स्ट इज रैंकिंग डिसीजन पैकेजेस, अलॉटिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ये अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको मैं क्लियर करके बताती हूँ क्या क्या है ये। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग द डिसीजन यूनिट्स। सबसे पहला काम जब हम जीरो बेस्ड बजट बनाते हैं तो सबसे पहला काम है डिसीजन यूनिट्स को आइडेंटिफाई करना, किस किस यूनिट के लिए जीरो बेस्ड बजट बनाना है। There can be many decision units in an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी डिसीजन यूनिट्स भी हो सकती हैं। Each cost center like marketing department, production department, human resource department, research and development department, etc. acts as a decision unit. ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिसीजन यूनिट्स हो सकते हैं जो अपना अपना बजट देंगे। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बजट देगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का बजट देगा। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट देगा। क्लियर। नेक्स्ट इज अ डिसीजन यूनिट कैन बी सिंगल एक्टिविटी और अ क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज। डिसीजन यूनिट में एक डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो सकता है एक ही बजट बनाना हो, या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट की डिफरेंट एक्टिविटीज हो और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो 5 बजट दे। ठीक है, जरूरी नहीं है वो एक ही बजट दे, हो सकता है वो उसकी 5 एक्टिविटी के लिए उसको फंडिंग चाहिए तो 5 बजट भी दे सकता है। ठीक, यही लिखा हुआ है ये, अ डिसीजन यूनिट कैन बी अ सिंगल एक्टिविटी, एक एक्टिविटी भी हो सकती है, और अ क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी इंडिपेंडेंटली एंड मीनिंगफुली आइडेंटिफाई। ये जो एक्टिविटीज हैं, मान लीजिए एक्टिविटी 1 2 3 4,
मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने 4 बजट दिए, ठीक है, और ये चारों बजट इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट कैसे? इस बजट को पास करने या फेल करने से इस बजट पे कोई फर्क ना पड़े, इस बजट को पास फेल करने से बाकी के बजट पे कोई फर्क ना पड़े, इस बजट को पास या फेल करने से बाकी के बजट पे कोई फर्क ना पड़े, फोर्थ बजट को पास या फेल करने से बाकी के बजट पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। ये मीनिंग हुआ इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इज एवरी डिसीजन यूनिट शुड बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। हर डिसीजन यूनिट कौन सी हुई? मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, ये सब क्या हुई? डिसीजन यूनिट्स हुई। और ये डिसीजन यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेपरेट। ये डिसीजन यूनिट एक एग्जांपल दे रही हूं, अदर डिसीजन यूनिट्स भी हो सकती हैं, राइट। द मैनेजर ऑफ ईच डिसीजन यूनिट हैज टू जस्टिफाई द एक्सपेंस एंड रिक्वायर्ड बजट अलॉटमेंट फॉर हिज डिसीजन यूनिट। हर मैनेजर को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो एक्सपेंसेस जो बजट में लिख रहा है वो क्यों लिख रहा है, ठीक है, और उसको प्रॉपर उसके पीछे का रीजनिंग देनी पड़ेगी, उसके प्रॉपर पीछे एनालिसिस बतानी पड़ेगी कि इतना एक्सपेंसेस क्यों होगा और कितना होगा, ठीक है। जस्टिफिकेशन गिवन बाय मैनेजर शुड नॉट बी बेस्ड ऑन प्रायर पीरियड बजट। वो जो पीछे जस्टिफिकेशन दोगे ना, बजट के पीछे जो भी जस्टिफिकेशन होगा कि पर्टिकुलर अमाउंट क्यों लग रहा है, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट के पीछे मान लीजिए आपने बजट में लिखा 100 रुपीज का एक्सपेंडिचर होगा। अब मैनेजर से पूछा गया 100 रुपीज कैसे बताया आपने, तो मैनेजर को यह बताना पड़ेगा कि 100 रुपीज इन एक्टिविटी में लगेंगे या 100 रुपीज इस तरह से खर्च होंगे और 100 रुपीज खर्च करना जरूरी है। पर मैनेजर ये रीजनिंग नहीं दे सकता कि पिछले महीने या पिछले साल 100 रुपीज लगे थे, इस बार भी इसलिए 100 रुपीज का बजट आप सैंक्शन कर दीजिए। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है मेकिंग डिसीजन पैकेजेस। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से करते हैं। पहला था मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दूसरा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, तीसरा ले लेते हैं HR डिपार्टमेंट। ये 3 डिपार्टमेंट हो गए, डिपार्टमेंट A, B एंड C। ये डिपार्टमेंट्स क्या है? ये हैं डिसीजन यूनिट्स, ठीक है, डिसीजन यूनिट A, B, C। अब ये डिसीजन यूनिट्स डिसीजन पैकेजेस देंगी। डिसीजन पैकेज क्या है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 5 एक्टिविटी हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 एक्टिविटी हैं, HR डिपार्टमेंट में 4 एक्टिविटी हैं, ठीक है। इसने अब क्या किया? मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने 5 पैकेज दिए, डिसीजन पैकेज 5 दिए, मींस 5 बजट निकाले बेसिकली। तो A, B, C, D, E, A, B, C, A, B, C, D, ये सबने अपने अपने डिसीजन पैकेज दिए। डिसीजन पैकेज क्या हुआ? उसने अपनी एक्टिविटीज के हिसाब से सारी डिसीजन यूनिट्स ने, डिसीजन यूनिट्स मीन A, B एंड C, इन डिसीजन यूनिट्स ने अपनी अपनी एक्टिविटीज के हिसाब से डिसीजन पैकेजेस निकाले, ठीक है। पढ़ लेते हैं अब डिसीजन पैकेज क्या है। अंडर दिस स्टेप 2 है आपका मेकिंग डिसीजन पैकेजेस। डिसीजन पैकेज में क्या है? अंडर दिस स्टेप स्मॉल स्केल डिसीजन पैकेजेस, ये वाले ABCDE है ना, विल बी मेड अंडर 1 डिसीजन यूनिट। एक डिसीजन यूनिट के अंडर जितने भी डिसीजन पैकेजेस बनाने हैं वो बना देगा मैनेजर। एवरी डिसीजन पैकेज शुड कवर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हर डिसीजन पैकेज में ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। द टास्क फॉर विच द डिसीजन पैकेज हैज बीन मेड, वो टास्क जिसके लिए ये डिसीजन पैकेज बनाया गया है, ABCDE, यहाँ पर ABCD, ये जो भी टास्क हैं उनको क्लियर करना है। डिसीजन पैकेज या बजट बनाया गया है जिस टास्क के लिए, वो टास्क एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम इस टास्क के लिए ये डिसीजन पैकेज मैनेजर ने बनाया है। क्लियर? नेक्स्ट इज एनालाइजिंग द नीड फॉर द टास्क। ये टास्क करना ही क्यों है, ये एक्टिविटी जरूरी है भी या नहीं,
ये पर्टिकुलर जो एक्टिविटीज के लिए बजट बनाए जा रहे हैं, क्या इन एक्टिविटीज की जरूरत है या नहीं है, ठीक। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ ब्रॉडर डिसीजन यूनिट ऑफ विच इट इज अ पार्ट। ये जो डिसीजन यूनिट है, डिसीजन यूनिट मीन्स ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये एचआर डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल ऑफ डिसीजन पैकेज, और इन डिसीजन पैकेज के ABCD इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या ये ऑब्जेक्टिव्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स मैच करने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इन एक्टिविटी को पूरा करके इसका काम तो यही है ना कि ये सक्सेसफुल हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज पूरी हो जाए, है ना। तो इनके ऑब्जेक्टिव और इनके ऑब्जेक्टिव्स मैच करने चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ द टेक्निकल एंड ऑपरेशनल प्रैक्टिकलिटी ऑफ द टास्क। क्या ये टेक्निकल और ऑपरेशनल प्रैक्टिकल है ये टास्क, ठीक है। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अगर इनके लिए कुछ ऑल्टरनेट भी है तो वो भी लिखना चाहिए, वो भी सजेस्ट करना चाहिए मैनेजर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रैंकिंग डिसीजन पैकेजेस। रैंकिंग डिसीजन पैकेजेस कैसे करेंगे इसी पर बता देती हूं। अब क्या होगा, एक यूनिट में ये डिसीजन जो पैकेजेस बनाए गए हैं इनको रैंक कर दिया। ए की रैंक आई 3 मान लेते हैं, बी की आई 4, सी की आई 1, डी की आई 2 और ई की आई 5, ठीक है। इसी तरह से इसकी आई 3, 1 एंड 2, इसकी रैंकिंग हुई 2, 4, 3 एंड 1, क्लियर। ये रैंकिंग कर दी। अब रैंकिंग किसके बेस पर कर रहे हो, रैंकिंग की तो किस बेस पे की, इन एक्टिविटीज की रैंकिंग की हमने इस बेस पर की, या मैनेजर्स ने इस बेस पर की कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की है इन एक्टिविटीज की, उसके बाद में उनको रैंक किया गया है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या, कि हम पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जो भी कर रहे हैं उस पर हम कॉस्ट कितनी लगा रहे हैं, उस पर हम पैसा कितना खर्च कर रहे हैं और उससे हमको बेनिफिट कितने होंगे। तो ये मान लीजिए आप ये जो 1 रैंक दी है ना, उसमें हम कॉस्ट कम लगा रहे हैं और बेनिफिट सबसे ज्यादा हो रहे होंगे, इसलिए हमने इसको 1 रैंक कर दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी रैंकिंग इंडिविजुअल डिसीजन यूनिट्स की। अब एक रैंकिंग होगी इन सबकी, एक रैंकिंग होगी इन सबकी। ये कितने हो गए, ये तो 5 हुए यहाँ पर डिसीजन पैकेज ए यूनिट में, डिसीजन यूनिट ए में 5 पैकेज हुए, बी में 3 हुए, 5 और 3 8, 8 और 4 12 पैकेज हो गए। एक ओवरऑल मिला लिया जाए सारे मैनेजर्स का तो कंपनी में कितने डिसीजन पैकेजेस आए, 12। अब क्योंकि कंपनी को लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको तो पैसा सबको देना है ना, और पैसा उस एक्टिविटी को ज्यादा देना है जहां पर पैसा ज्यादा मिल रहा हो, मींस जहां पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सबसे बेस्ट हुई हो, पैसा कम लगाना पड़ रहा है और बेनिफिट सबसे ज्यादा मिल रहा है, उस पर सबसे ज्यादा पैसा दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो ये 12 हुए। अब इसकी रैंकिंग अलग तरीके से होगी। इसकी रैंकिंग मान लीजिए हो गई, इसको मिल गई 1, इसको मिल गई 2, इसको मिली 3, इसको मिली 4, इसको मिली 5, इसको मिली 6, इसको मिली 7, इसको मिली 8, इसको मिली 9, इसको मिली 10, इसको मिली 11 और इसको मिली 12, ठीक है। किस तरीके से रैंकिंग हुई, ये जो नेक्स्ट स्टेप है ना रैंकिंग डिसीजन पैकेजेस, इसमें 2 रैंकिंग होंगी। एक तो होगी डिसीजन यूनिट में जितनी भी एक्टिविटी हैं उसकी रैंकिंग, और एक रैंकिंग होगी ओवरऑल जितने भी डिसीजन पैकेज आए हैं उनकी रैंकिंग, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसमें लिखा क्या है। In this step, rank is assigned to all the decision packages under one decision unit. एक डिसीजन यूनिट में जितने पैकेज है उनकी रैंकिंग ये वाली, एंड among various units ये वाली, क्लियर। This ranking of decision packages is done on the basis of cost benefit analysis. Cost benefit analysis के बेसिस पर ये रैंकिंग दी जा रही है।
However, the top management have all the rights to select or reject any decision package. इन सब के बाद भी, इन सब रैंकिंग के बाद भी, ये सारी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होने के बाद भी टॉप मैनेजमेंट के पास पूरा राइट है कि वो किसी भी डिसीजन पैकेज को सेलेक्ट कर दे या फिर रिजेक्ट कर दे. क्लियर? नेक्स्ट है अलोकेटिंग अवेलेबल रिसोर्सेज. अब जिस तरीके से भी रैंकिंग हुई है उसके ही हिसाब से फंड अलोकेट कर दिया जाएगा. अंडर दिस स्टेप फंड्स आर अलोकेटेड टू डिसीजन पैकेजेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंकिंग. दिस स्टेप हेल्प्स in the optimum utilization of scarce resources. Clear? Next is monitoring and controlling. Last and final step है monitoring and controlling. अब फंड भी दे दिया बजट्स को, मैनेजर्स को, बजट सेंक्शन हो गए. अब क्या होगा? उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और कंट्रोलिंग की जाएगी. इन द लास्ट स्टेप द फंडेड डिसीजन पैकेजेस आर क्लोजली मॉनिटर्ड to check whether the allocation of resources is done in an accurate manner or not. ये जो allocation of resources हुआ था वो ठीक तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, और क्या यहाँ पर कोई भी डिसीजन चेंज करने की नीड है या नहीं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ जीरो बेस बजटिंग. जीरो बेस बजटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट इज अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज. प्रायोरिटीज के हिसाब से सबको रिसोर्सेज अलोकेट कर दी जाती हैं. ठीक है. जस्टिफिकेशन ऑफ ईच एक्टिविटी. जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, मैनेजर जो प्रपोज कर रहा है बजट को, उसको हर एक्टिविटी के पीछे जस्टिफिकेशन देना जरूरी है. नो आर्बिट्ररी कट और इंक्रीज इन बजट. कोई भी मैनेजर चाहे मनचाहा उस कॉस्ट में कट नहीं लगा सकता और ना ही कॉस्ट को या एक्सपेंस को इंक्रीज कर सकता है. उसको प्रॉपर क्योंकि एनालिसिस देनी पड़ेगी, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, तो कुछ भी आर्बिट्ररी नहीं होगा, मनचाहा नहीं होगा, सब कुछ सॉलिड होगा. उसको पीछे रीजनिंग देनी पड़ेगी, तो वो जो भी फिगर्स होंगी वो रीजनेबल होंगी. ठीक है. लिंकेजेस विद द एंटरप्राइज objectives. Linkage with the enterprise objectives. जो भी डिफरेंट डिसीजन यूनिट्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स से मैच करने चाहिए. नॉलेज ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था 5,000 रुपीज फादर से पॉकेट मनी लेने वाला, उसमें क्या हुआ? फादर ने मना कर दिया कि मैं नहीं दे रहा 5,000 रुपये, मुझे पहले बताओ कितने रुपए लगेंगे इस महीने में. तब तुमने बताया कि कॉलेज की फीस तो जानी नहीं है, ट्यूशन फीस जानी नहीं है, तो ये दोनों क्या थे इस मंथ के लिए? वेस्टफुल एक्सपेंडिचर थे. ठीक है. तो नॉलेज मिल जाती है टॉप मैनेजमेंट को उन एक्सपेंडिचर की जो वेस्टफुल हैं. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जीरो बेस बजटिंग इसको कैसे फॉलो करता है? जो टॉप मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो डिसीजन यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसको और अगर क्लियर कर दो और नीश कर दो, तो जो डिसीजन पैकेजेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सब मैच करते हैं. तो यहाँ पर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के लिए ही काम हो रहा है. जो बिजनेस का, फर्म का, एंटरप्राइज का, ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके लिए काम हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी. अब क्योंकि इतना काम हो रहा है, सबके पीछे जस्टिफिकेशन है, सारे एक्सपेंडिचर के पीछे प्रॉपर रीजनिंग है, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो बढ़ेगी ही. नेक्स्ट इज मोटिवेशनल इम्पैक्ट. अब क्योंकि यहाँ पर हर एम्प्लॉय की या हर लेवल पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप इतना एक्सपेंडिचर दे रहे हो, तो क्यों दे रहे हो, इसके पीछे की रीजनिंग दो, तो वो मोटिवेट भी होते हैं अच्छा काम करने के लिए. ठीक है. और कुछ नया करने के लिए. ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं कर रहे हैं आप, वो कुछ नए तरीके से काम कर रहे हैं, वो मोटिवेट हो जाते हैं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ जीरो बेस बजटिंग. लिमिटेशन क्या है? ये एक्सपेंसिव मेथड है.
इतना बड़ा प्रोसेस है, ये छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन तो इसको कर ही नहीं सकती हैं। बार बार से सारा प्रोसेस करना, एम्प्लॉयज़ इतना टाइम इन्वॉल्व भी तो रहेंगे ना नया बजट बनाने में, उसमें फिर पूरी सारी प्रोसेस करने में, तो ये मेथड थोड़ा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट्स इन रैंकिंग। कॉन्फ्लिक्ट्स इन रैंकिंग कैसे है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं डिसीजन पैकेजेस के जो क्वालिटेटिव हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्वालिटेटिव हैं, क्वांटिटेटिव नहीं है या कम है क्वांटिटेटिव। अब क्या होगा, क्वालिटेटिव को तो आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इतना अच्छे से नहीं दिखा सकते, तो उस टाइम पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स इन रैंकिंग होगा। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। ये पूरा जो एनालिसिस करने का बेस है या जो रैंकिंग का बेस है वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फोकस करता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पर, जिसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इग्नोर हो जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पर फोकस रहता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का, क्योंकि हो सकता है कोई बजट ऐसा हो, मान लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो अभी आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा, उसमें कॉस्ट लगे जा रही है, अभी कोई बेनिफिट नहीं है, उसका बेनिफिट कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, तो वो यहाँ पर उसकी रैंकिंग कम हो सकती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इन इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटेटिव बेनिफिट्स। सेम एग्जांपल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटेटिव बेनिफिट है उसके या लॉन्ग टर्म में है उसके, तो उनका इवेल्युएशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है ही है। ठीक, नेक्स्ट है ट्रेडिशनल बजटिंग वर्सेस जीरो बेस बजटिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या था ट्रेडिशनल बजटिंग का, पुराने ईयर का कुछ भी बजट उठाया और उसमें कुछ कट्स किए या एडिशन किया, एड ऑन्स किए और नया बजट तैयार है। जीरो बेस बजटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर का कुछ भी नहीं चलेगा, यहाँ पर प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा हर एक एक्सपेंडिचर का। ठीक है, जो भी हम बजट बना रहे हैं उसका। ठीक है, नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन। ट्रेडिशनल बजटिंग अकाउंटिंग ओरिएंटेड है। अकाउंटिंग ओरिएंटेड कैसे है? इसमें क्या करना था, पिछले वाला बजट उठाना है, उसमें कुछ कट करना है, एडिशन करना है और नया बजट बन गया, अकाउंटिंग हो गई एक तरीके से। पर जीरो बेस बजटिंग डिसीजन ओरिएंटेड है, यहाँ पर हर एक स्टेप में डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, हर एक स्टेप में जस्टिफिकेशन करना पड़ रहा है, यहाँ पर काम ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। In traditional budgeting, amount is allotted and determined by top management. यहाँ पर डिसीजन कौन ले रहा है? अल्टीमेटली टॉप मैनेजमेंट अलॉट कर रहा है अमाउंट को और डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, बजट को पास कर रहा है टॉप मैनेजमेंट। पर जीरो बेस बजटिंग में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जा रही है? इंचार्ज ऑफ डिसीजन यूनिट। उनसे कहा जाता है आप बताओ कि आपको कितना रुपया चाहिए और क्यों चाहिए। इसमें ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता था कि 100 रुपया का लग रहा है मैनेजर को कि 100 रुपये का बजट होना चाहिए, उसने दे दिया एस्टिमेट 120 का। टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि चलो तुमको कट करके 100 का बजट पास कर देते हैं। ठीक है, तो उसको वो अमाउंट मिल गया, उसने 100 सोचा था उसको 100 मिल गया। पर जीरो बेस बजटिंग में ऐसा नहीं है, 120 वो लिख ही नहीं सकता क्योंकि 20 के पीछे की रीजनिंग कहाँ से लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो बजट ही कितने का देगा? 100 का। यहाँ डिसीजन लेने का, रीजनिंग का, ये सारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसकी है? इंचार्ज ऑफ डिसीजन यूनिट। ठीक, नेक्स्ट इज प्रायोरिटी ऑफ डिसीजन पैकेजेस। यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है डिसीजन पैकेज को, जो भी मैंने बताया था 1, 2, 3 रैंकिंग की जाती है जीरो बेस बजटिंग में। ट्रेडिशनल बजटिंग में ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन फॉर बजट। ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता था? इन ट्रेडिशनल बजटिंग बजट रिक्वेस्ट इज डेलिबरेटली इन्फ्लेटेड सो दैट आफ्टर द कट्स मैनेजर विल स्टिल व्हाट दे वांट। 120 का बजट दिया, एक्चुअली उसको पता था 100 का ही बजट होना चाहिए, और टॉप मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से काम करते हैं क्योंकि उनको पता है ये कुछ इन्फ्लेट करके ही बताएंगे, तो उन्होंने 100 का पास कर दिया। तो एक्चुअली उनको क्या मिल गया? जो वो चाहते थे। पर जीरो बेस बजटिंग में ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो भी होगा वो रैशनल एनालिसिस होगी। ठीक है, प्रॉपर रीजनिंग होगी बजट के पीछे।